December 7th, 1941, a date which will live in infamy. 7 दिसंबर 1941 एक ऐसी तारीख जो हमेशा एक अलमनाक याद के साथ याद रखी जाएगी। 26 जुलाई 1945 को इत्तेहादी ताकतों ने जापानी सल्तनत से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया। इस अल्टीमेटम में कहा गया था कि अगर जापान ने हथियार ना डाले तो उसे फौरी और मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ेगा। जापानी हुकूमत ने इस अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया। इसी साल इत्तेहादियों के मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने कामयाबी के साथ 2 किस्म के एटमी बम तैयार कर लिए थे, यूरेनियम पर मबनी लिटिल बॉय और प्लूटोनियम पर मबनी फैट मैन। पहला एटमी बम गिराने के इंतहाई खुफिया मिशन में 6 B-29 बमबार तैयारे हिरोशिमा की तरफ रवाना हुए। इनोला गे तैयारा बम लेकर जा रहा था। द ग्रेट आर्टिस्ट को धमाके की पैमाइश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तीसरा तैयारा, जिसका नाम हैरतअंगेज तौर पर नेसेसरी ईवल था, तस्वीर लेने के लिए था, जबकि बाकी तैयारे तकरीबन 1 घंटा पहले परवाज कर चुके थे ताकि मौसम की मालूमात फराहम कर सकें। 6 अगस्त को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा के वक्त के मुताबिक इनोला गे ने लिटिल बॉय को गिराया। जब ये बम 9.4 किलोमीटर की बुलंदी से नीचे आया तो हिरोशिमा के ऊपर 580 मीटर की बुलंदी पर फट गया और उसने तकरीबन 15 किलोटन TNT के बराबर तवानाई खारिज की। 1 किलोटन धमाका दरअसल 1000 टन TNT के धमाके के बराबर होता है। इस तरह ये धमाका 15,000 टन TNT के बराबर था। इस धमाके ने 1.6 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया, जबकि आग 11 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैल गई, या जैसा कि 1945 में शिकागो डेली न्यूज ने लिखा था, 4 मुरब्बा मील का इलाका मुकम्मल तौर पर मिट गया। जब धमाका हुआ तो इनोला गे तकरीबन 18.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी उसे धमाके की शदीद झटकेदार लहरें महसूस हुईं। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बमबार, जिसका नाम बॉक्सकार था, टिनियन आइलैंड से परवाज करके रवाना हुआ। इस बार असल हदफ कोकूरा था, जबकि नागासाकी को मुतबादिल हदफ के तौर पर रखा गया था। मंसूबा तकरीबन हिरोशिमा मिशन जैसा ही था। बॉक्सकार के साथ दीगर B-29 तैयारे भी थे, जिनका काम मिशन की साइंसी पैमाइश और फोटोग्राफी करना था। 9 अगस्त को सुबह 11:01 नागासाकी के ऊपर बॉक्सकार ने फैट मैन बम गिराया। ये बम 47 सेकंड बाद 503 मीटर की बुलंदी पर नागासाकी की सनती वादी में एक टेंस कोर्ट के ऊपर फट गया और उसने तकरीबन 21 किलोटन TNT के बराबर तवानाई खारिज की। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बमबारी के नतीजे में तकरीबन 1,29,000 से 2,26,000 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे। ये तारीख में वाहिद मौके था जब जंग के दौरान एटमी हथियार इस्तेमाल किए गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को इत्तेहादी मुमालिक के सामने हथियार डाल दिए, जो नागासाकी पर बमबारी के सिर्फ 6 दिन बाद था, और इस तरह दूसरी जंगे अजीम का खात्मा हो गया। इन वाकयात के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, जिसने आलमी सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आज अमेरिका के एटमी हथियारों के जखीरे में सबसे ताकतवर हथियार B-83 है, जो एक थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। इसकी तबाही की ताकत को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसकी ताकत कम किलोटन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.2 मेगाटन TNT तक हो सकती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से तकरीबन 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। B-83 पहला अमरीकी एटमी हथियार था जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया कि हादसाती तौर पर धमाका ना हो। इसमें हिफाजती निज़ाम के तौर पर कम हसास धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी हिफाजत बेहतर बनाई जा सके। इस बम को बाज़ मंसूबों में इस्तेमाल करने पर भी गौर किया गया है,
जैसे न्यूक्लियर बैंकर बिस्टर मंसूबा, जिसे पहले रोबस्ट न्यूक्लियर अर्थ पेनिट्रेटर कहा जाता था। B-83 के गैर एटमी हिस्से को इस तरह बनाया गया है कि ये ज़मीन, चट्टान या कंक्रीट के अंदर तक घुसकर ज़ेरे ज़मीन हदफ तक एटमी वॉरहेड पहुंचा सके। इसके डिज़ाइन पर यह भी तहकीक की गई है कि इसे मुस्तकबिल में सैयारचों, एस्टेरॉइड्स के मुमकिना ज़मीन से टकराव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मंसूबे के तहत ऐसे 6 एटमी वारहेड्स खला में भेजे जाएंगे जिनमें से हर एक की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 मेगाटन रखी जाएगी। इन वारहेड्स को खलाई गाड़ियों पर नस्ब किया जाएगा ताकि अगर कोई ज़मीन के करीब आने वाला सैयारचा ज़मीन के लिए ख़तरा बने तो उसका रास्ता बदल दिया जाए। इस तरह उसे उसकी सिमत से हटाकर ज़मीन को महफूज बनाया जा सकता है। अगरचे इस वक्त अमेरिका के एटमी हथियारों में B-83 सबसे ताकतवर बम है, लेकिन माजी में एक और धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। कैसल ब्रावो नामी तजुर्बा 1 मार्च 1904 को किया गया था और ये अमेरिका की जानिब से किया गया सबसे ताकतवर एटमी धमाका था। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो मार्शल आइलैंड्स के बकीनी अटोल में होने वाले इसी हकीकी धमाके की है जो ऑपरेशन कैसल के तहत किया गया था। इस धमाके से बनने वाला आग का गोला 7 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था और उसका दर्जा हरारत सूरज के मरकज से भी ज्यादा गर्म यानी तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कैसल ब्रावो का आला एक बड़े सिलेंडर के अंदर रखा गया था जिसका वजन तकरीबन 10,700 किलोग्राम था और उसका कुतर 137 सेंटीमीटर था। ये दरअसल कोबरा ड्यूटेरियम ट्रीटियम गैस बूस्टर्ड एटमी बम था जिसे लॉस अल्मोस साइंटिफिक लेबोरेटरी ने तैयार किया था। धमाके के चंद ही सेकंड बाद उसका आग का गोला तकरीबन 7.2 किलोमीटर कुतर तक फैल गया और उसे 400 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले से देखा जा सकता था। इस धमाके ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया जो तकरीबन 2000 मीटर चौड़ा और 76 मीटर गहरा था। धमाके से बनने वाला मशरूम नुमा बादल 1 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच गया और उसकी चौड़ाई 11 किलोमीटर हो गई। 10 मिनट से भी कम वक्त में ये बादल 40 किलोमीटर की ऊंचाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैल गया, जबकि इसकी फैलने की रफ्तार 580 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा थी। इस जबरदस्त धमाके की वजह से बहरल काहल के तकरीबन 18,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में शदीद ताबकार आलूदगी फैल गई। कैसल ब्रावो के धमाके की ताकत 15 मेगाटन TNT थी जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से तकरीबन 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। धमाका इतना शदीद था कि करीब मौजूद लोगों के हड्डियां उनकी जिल्द और गोश्त के पार नजर आने लगी। शुरू में अंदाजा लगाया गया था कि इस धमाके की ताकत तकरीबन 6 मेगाटन होगी, लेकिन हकीकत में ये 15 मेगाटन निकला जो तवक्को से कहीं ज्यादा था। इसी वजह से कैसल ब्रावो दुनिया की तारीख के 6ठे सबसे बड़े एटमी धमाके के तौर पर जाना जाता है। एटमी हथियारों की ईजाद के बाद दुनिया में एटमी बर्तरी हासिल करने की शदीद दौर शुरू हो गई। ये मुकाबला खास तौर पर अमेरिका, सोवियत यूनियन और उनके इत्तेहादियों के दरमियान सर्द जंग कोल्ड वॉर के दौरान जारी रहा। जापान पर एटमी बम इस्तेमाल होने से पहले ही सोवियत साइंसदान भी एटमी हथियारों की ताकत पर तहकीक कर रहे थे और इस मैदान में अपने तजुर्बात कर रहे थे। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि सोवियत यूनियन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में 24 जुलाई 1945 तक मालूम नहीं था, जब अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने एक कॉन्फ्रेंस में जोसेफ स्टालिन को इसके बारे में बताया। ये इत्तला इस वक्त दी गई जब पहले एटमी हथियार का कामयाब तजुर्बा होने के सिर्फ 8 दिन गुजरे थे। अगरचे जंग के दौरान अमेरिका और बरतानिया सोवियत यूनियन के इत्तेहादी थे, लेकिन उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तफसीलात सोवियतों के साथ शेयर करने से हिचकिचाहट महसूस की। उन्हें खौफ था कि इस मंसूबे की मालूमात जर्मन जासूसों तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा यह भी खदशा था कि सोवियत यूनियन इत्तेहादी होने की वजह से इस हथियार की तकनीकी मालूमात मांग सकता है। जब ट्रूमैन ने स्टालिन को एटमी हथियार के बारे में बताया तो स्टालिन का पुरसकून रद्द अमल देखकर ट्रूमैन हैरान रह गए।
انہیں لگا کہ شاید اسٹیلن نے بات کو صحیح طرح سمجھا نہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسٹیلن کو پہلے ہی مین ہیٹن پروجیکٹ کے بارے میں معلوم تھا۔ یہ منصوبہ اتنا خفیہ تھا کہ خود ٹرومین کو بھی نائب صدر ہونے کے دوران اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ انہیں اس وقت معلوم ہوا جب وہ صدر بنے۔ جنگ کے فوراً بعد کچھ سالوں تک امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کی معلومات اور ضروری مواد پر مکمل برتری تھی، لیکن خفیہ طور پر سوویت حکومت بھی اپنے ایٹمی ہتھیار بنانے پر کام کر رہی تھی۔ آخرکار یہ کوشش 29 اگست 1949 کو کامیاب ہوئی، جب سوویت یونین نے اپنا پہلا ایٹمی بم کامیابی سے آزمایا۔ مغربی دنیا میں اسے فرسٹ لائٹننگ کہا جاتا ہے۔ یہ بم زیادہ تر فیٹ مین نامی امریکی بم کی نقل تھا۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک امریکہ کو ایٹمی طاقت کے میدان میں سوویت یونین پر واضح برتری حاصل تھی۔ اس وقت سوویت یونین کے پاس ایسے مؤثر ذرائع نہیں تھے جن کے ذریعے وہ ایٹمی وار ہیڈز امریکہ تک پہنچا سکے۔ اس لیے اس دور میں امریکہ پر حقیقی جوابی ایٹمی حملہ کرنا سوویت یونین کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے میدان میں سوویت یونین کی اسٹریٹجک کمزوری کو دیکھتے ہوئے نکیتا خروشچوف کی قیادت نے امریکہ کی ایٹمی دھمکیوں کے جواب میں قدم اٹھانا ضروری سمجھا۔ اسی وجہ سے زار بومبا تیار کی گئی۔ شروع میں یہ 3 مراحل پر مشتمل ہائیڈروجن بم کے طور پر ڈیزائن کی گئی تھی، جس کی ممکنہ طاقت تقریباً 100 میگاٹن TNT تھی، یعنی ہیروشیما کے بم سے تقریباً 6666 گنا زیادہ طاقتور۔ لیکن خیال کیا گیا کہ اس کی وجہ سے انتہائی زیادہ تابکار آلودگی، نیوکلیئر فال آؤٹ پیدا ہوگی اور بم لے جانے والے طیارے کے لیے دھماکے سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ تابکار اثر کو کم کرنے کے لیے ڈیزائنرز نے تیسرے مرحلے اور ممکنہ طور پر دوسرے مرحلے کے یورینیم 238 فیوژن ٹیمپر کو C سے لیڈ کے ٹیمپر سے بدل دیا۔ اس تبدیلی سے فیوژن مرحلے کے نیوٹرون سے فاسٹ فیشن تیز جوہری تقسیم نہیں ہوا اور بم کی تقریباً 97% طاقت صرف تھرمو نیوکلیئر فیوژن سے پیدا ہوئی۔ اس طرح زار بومبا دنیا کے سب سے صاف ستھرے ایٹمی بموں میں شامل ہو گئی، جس سے اس کی بہت زیادہ طاقت کے باوجود تابکار آلودگی نسبتاً کم رہی۔ یہ بہت اہم تھا کیونکہ زیادہ آلودگی سوویت یونین کے آباد علاقوں پر اثر ڈال سکتی تھی۔ نکیتا خروشچوف، جو کمیونسٹ پارٹی کے پہلے سیکرٹری تھے، نے عوامی طور پر 50 میگاٹن بم کے ٹیسٹ کا اعلان 17 اکتوبر 1961 کو کمیونسٹ پارٹی کی 22ویں کانگریس میں کیا۔ اس باضابطہ اعلان سے پہلے خروشچوف نے ایک امریکی سیاستدان کے ساتھ غیر رسمی طور پر بم کا ذکر کیا تھا، جس کی وجہ سے 8 ستمبر 1961 کو یہ خبر نیو یارک ٹائمز میں پہلے ہی شائع ہو گئی۔ ٹوپولیو 95 طیارہ، جسے بہت بڑے زار بومبا کو لے جانے کا کام سونپا گیا تھا، اولینیا ایئر فیلڈ سے روانہ ہوا اور نوویا زیملیا میں سوویت وزارت دفاع کے ریاستی ٹیسٹ سائٹ کی طرف روانہ ہوا، جہاں 9 افراد پر مشتمل عملہ موجود تھا۔ Tu-95 کے ساتھ ایک ٹوپلیو 16 لیبارٹری طیارہ بھی تھا، جو ٹیسٹ کی نگرانی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ دونوں طیاروں پر خاص ریفلیکٹیو پینٹ لگائی گئی تھی تاکہ دھماکے کے دوران حرارت سے نقصان کم سے کم ہو۔ ان احتیاطوں کے باوجود دونوں طیاروں کے عملے کو بتایا گیا کہ ان کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 50% ہیں۔ یہ بم 30 ٹن وزن اور 2.1 میٹر ڈایامیٹر کا تھا، اتنا بڑا کہ طیارے کے بوم بے دروازے اور ایندھن کے ٹینک نکالنے پڑے تاکہ اسے لے جایا جا سکے۔ بوم کے ساتھ ایک 800 کلو گرام وزنی پیراشوٹ لگایا گیا، جس کا رقبہ تقریباً 1600 مربع میٹر تھا۔ یہ پیراشوٹ بہت اہم تھا کیونکہ اس نے بم کی گرنے کی رفتار کو کم کر دیا، جس سے بم چھوڑنے والے اور نگرانی کرنے والے طیاروں کو زمین سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ہونے کا کافی وقت ملا اور ان کے زندہ بچنے کے امکانات 50% پر برقرار رہے۔ اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے بعد بم کو سکھوئی NOS ٹیسٹ ہدف کے اوپر 10,500 میٹر کی بلندی سے گرایا گیا۔ یہ بم
30 अक्टूबर 1961 को मास्को के वक्त 11:32 मित्यूशिका बे के ऊपर 4200 मीटर की बुलंदी पर धमाका खेज हुआ। धमाके के वक्त Tu-95 तैयारा धमाके के मकाम से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर था। इस फासले के बावजूद धमाके की शॉक वेव ने तैयारे को 115 किलोमीटर दूर पहुंचते हुए पकड़ लिया, जिसकी वजह से तैयारा तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे गिर गया। मौजज़ाना तौर पर अमले ने तैयारे पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया और उसे महफूज तरीके से उतारा। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक जार बोम्बा की ताकत तकरीबन 58.6 मेगाटन थी। अगरचे पेशगोई की गई थी कि बम का आग का गोला फायरबॉल जमीन को छू सकता है, लेकिन बम की अपनी शॉक वेव ने उसे वापस मोड़ दिया, जिससे ये जमीन से ना लगा। ये आग का गोला तकरीबन 8 किलोमीटर चौड़ा था और इतनी बुलंदी तक पहुंचा कि ये छोड़ने वाले तैयारे के बराबर था। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। मुशाहिदात नॉर्वे, ग्रीनलैंड और अलास्का से भी किए गए। मशरूम नुमा बादल हैरत अंगेज तौर पर 67 किलोमीटर की बुलंदी तक गया, जो माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से 8 गुना ज्यादा थी, और ये धमाके के उरूज पर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर मेसोस्फीयर में पहुंच गया। इस बादल की छतरी तकरीबन 95 किलोमीटर चौड़ी हुई, जबकि उसकी बुनियाद 40 किलोमीटर तक फैली। धमाके की शॉक वेव ने जमीन का 3 बार चक्कर लगाया। जार बोम्बा आज भी जमीन पर अब तक धमाके के लिहाज से सबसे ताकतवर हथियार है, और ये सबसे ताकतवर एटमी बम टेस्ट और तारीख के सबसे बड़े इंसान साख्ता धमाके के तौर पर याद रखा जाता है। ताहम जार बोम्बा कभी अमली हथियार के तौर पर इस्तेमाल के लिए नहीं बनाई गई थी। ये एक नुमाइशी धमाका था जिसका मकसद अमेरिका पर नफसियाती दबाव डालना था। 1960 की दहाई के वसत तक अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के पास इतनी एटमी ताकत जमा हो चुकी थी कि हर तरफ से होने वाले मुकम्मल हमले के बाद भी वो शदीद जवाब देने की सलाहियत रखते थे, ज्यादातर सबमरीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल के जरिए। इस सलाहियत को सेकंड स्ट्राइक कहा जाता है, और ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD की पॉलिसी की बुनियाद थी। इस नजरिए के मुताबिक अगर कोई एक फरीक एटमी हमला करे तो दोनों हमलावर और मुदाफा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे, जिससे नजरियाती तौर पर कोई भी फरीक तनाज़ा शुरू करने से बचता है। पहले एटमी धमाके ट्रिनिटी टेस्ट के बाद तकरीबन 80 साल गुजर चुके हैं, और हम अब भी इन अजीम हथियारों के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मुस्तकबिल में हमारे लिए एक अहम आजमाइश, ग्रेट फिल्टर भी साबित हो सकते हैं।